तो मूवी की शुरुआत में एक बहुत बड़े सिटी को दिखाते हैं जिसके कोने में एक छोटा सा रेस्टोरेंट। यहाँ पे प्रॉन्स और नूडल्स को पकाकर एक आदमी टेस्टी डिश बना रहा होता है। यही है दोस्तों अपना हीरो शान। वैसे ये कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि एक मिडनाइट रेस्टोरेंट है, यानी रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक खुला रहता है। इसके कई रेगुलर कस्टमर्स हैं और वो रोज अपने फेवरेट डिशेस खाने यहाँ पर आते हैं। जो दिन में काम करते हैं रात को यहाँ पर आकर डिनर करके फिर घर जाते हैं। इसके अलावा नाइट शिफ्ट करने वाले या फिर रात भर सिटी में घूम फिर कर घर जाने वाले लोग, मतलब इस तरह के इनके कई कस्टमर्स हैं। उन रेगुलर कस्टमर्स में से एक है बुजुर्ग जिनका नाम है योयो। उनके पास बैठा है एक पुलिस ऑफिसर नाम है पॉल। ये दोनों काम के बाद यहाँ पर आकर ड्रिंक करते हुए मस्त खाते हैं और थोड़ी देर गप्पे लड़ाकर ही घर जाते हैं, वरना इनको नींद नहीं आती है। इस तरह का इनका रूटीन है। अब ऐसे में एक रात यहाँ पर 3 फ्रेंड्स आते हैं, 2 लड़कियां और एक लड़का। शायद पहली बार इस रेस्टोरेंट में आए हैं तो पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। योयो कहता है कि ये उस तरह का ठाट बाट वाला रेस्टोरेंट नहीं है बेटा, यहाँ मेनू कार्ड नहीं होता। वो बोर्ड देखा तुमने, उसी पे लिखा हुआ है यहाँ पर क्या क्या मिलता है। अगर कोई स्पेशल डिश चाहिए तो तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो और शेफ बनाकर दे देगा। यहाँ पर प्रॉन और नूडल्स के कुछ डिशेस मिलते हैं, इसके अलावा शराब भी मिलता है। पर ये तीनों तो फोन पे लगे रहते हैं दोस्तों। और तब शान आकर पूछता है कि बताइए आपको क्या खाना है। तीनों अलग अलग डिशेस बताते हैं। फिर क्या था, शान बड़े ध्यान से उनके लिए प्रॉन और नूडल्स के डिश बनाकर उसमें कोई मस्त सा सूप डालकर फिर गार्निश करता है। वाह यार, सच में पानी आ रहा है वैसे बोलते बोलते। अगर आपका भी यही हाल है तो एंजॉय कीजिए। उन तीनों कस्टमर्स का भी वही हाल होता है और वो जम के खाते हैं। अब सुबह होने के बाद शान बर्तन और किचन की साफ सफाई करके बचे हुए खाने को उस एरिया के डॉग को खिलाता है। यही इसका रोज का काम है। फिर घर जाकर फ्रेश होता है और मार्केट चला जाता है। वैसे एक बात बताऊं आपको, शान का इस दुनिया में कोई नहीं है, अकेले ही इसकी जिंदगी बसर हो रही है यार। और शायद इसी वजह से ये रेस्टोरेंट ही उसकी दुनिया है। तो मार्केट में वो रेस्टोरेंट के लिए सी फूड, मीट, सब्जियां वगैरह खरीद लेता है और वो रोज इसी औरत की दुकान से ये चीजें खरीदता है। इसका नाम है लिजा। जैसे शान के रेस्टोरेंट के कई रेगुलर कस्टमर्स हैं, उसी तरह कई साल से शान लिजा का रेगुलर कस्टमर है और इतने सालों से दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। फिर घर जाकर वो थोड़ा आराम करता है, उसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। उस रात भी वो तीनों फ्रेंड्स आते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि कल रात का जो डिश खाया था ना, कसम से उसका टेस्ट जीभ से निकल नहीं रहा, चिपक गया है बिल्कुल। मैं तो बस इंतजार कर रही थी कि कब काम खत्म हो जाए और कब यहाँ पर आकर टेस्टी खाना खाएंगे। एज यूजुअल दोस्तों, योयो और पॉल भी शराब पीकर खाना खा रहे होते हैं और तब लिजा आती है। तो शान पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट डिश बनाऊं क्या? और वो कहती है कि क्या यार, ऐसा भी कोई दिन है क्या जब मैंने ड्रिंक से पहले खाना खाया हो? पहले शराब फिर खाना, यार तुम्हें पता तो है। और दोस्तों, इस लिजा को अंधाधुंध पीने की आदत है, वो खूब पीती है। वैसे इस रेस्टोरेंट की एक और खासियत है ये कि यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आते हैं ना, वो खाना खाते हुए अपने सुख दुख की कहानियां भी शेयर करते हैं। ऐसा मूड बन जाता है इस मिडनाइट डिनर में। बताओ, यहाँ पर बैठे सारे कस्टमर्स एक दूसरे के लिए वैसे अजनबी है, लेकिन आपस में से घुल मिलकर बातें कर रहे होते हैं जैसे कि कई अरसों से दोस्त हो। मतलब यहाँ का माहौल ही ऐसा हो जाता है कि सभी को किसी न किसी तरह से अपनापन महसूस होता है। इतने में वहाँ पर लिजा का बेटा आ जाता है जिसका नाम है युआन और ये एक बॉक्सर है। उसका काम है शराब के नशे में धुत बैठी अपनी माँ को सेफली घर लेकर जाना। रोज वो जल्दी आ जाता है ताकि लिजा को ज्यादा पीने से रोक पाए, पर आज उसको देर हो गई थी तो यहाँ लिजा का पी पीकर बुरा हाल हो गया था। वो लिजा को खूब डांटता भी है, लेकिन तभी लिजा का ऑर्डर किया हुआ ओयस्टर डिश पाकर होता है जिसकी खुशबू किचन से हवा में बहकर सीधे डाइनिंग एरिया में पहुंच जाती है। युआन कहता है कि वाओ, लगता है आज ओयस्टर फ्राई बन रहा है। अपने शेफ के हाथ में सच में जादू है यार, जादू। इसी बीच शान को ओयस्टर डिश बनाते हुए दिखाते हैं। वो उसमें कई इंग्रेडिएंट्स डालता है और उसका रंग रूप देखकर मुझे तो दोस्तों सच बताऊं तो बहुत बढ़िया लग रहा है। उसकी सुगंध ऐसी होती है कि युआन की तो लार टपक कर आ जाती है बाहर। शान कहता है मुझे मालूम है तुम यहाँ अपनी माँ को लेने नहीं ओयस्टर फ्राई खाने आते हो, है ना? चलो फिर बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर शान बड़े प्यार से उसके लिए ओयस्टर फ्राई लेकर आ जाता है। तो पेट भर ओयस्टर फ्राई खाने के बाद युआन अपनी माँ को उठाकर लेकर जाता है, क्योंकि अब तक दोस्तों वो नशे में फ्लैट हो चुकी थी। यहाँ आने वाले हर कस्टमर के पीछे कोई ना कोई कहानी है, चाहे वो खुशियों से भरी हो या फिर दुख भरी कहानी हो। इस रेस्टोरेंट में आकर हर कोई अपनी कहानी शेयर किए बिना रह नहीं पाता। यही खासियत है इस रेस्टोरेंट की। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई बात नहीं। तो इस वजह से शान भी उन सभी के दुख जानता है। वैसे अगली रात युआन अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से खा रहा होता है। युआन किसी भी तरह एक बहुत बड़ा बॉक्सर बनना चाहता है, उसका सपना है। उसकी माँ की कमाई से ही उसका खर्चा चलता है, क्योंकि उसके पापा नहीं है ना। असल में उसका बॉक्सिंग हेलमेट डैमेज हो चुका है, लेकिन नया खरीदने तक के पैसे नहीं है उसके पास। वो बता रहा होता है कि मैंने माँ से बात कर लिया, वो जल्द ही मुझको नया हेलमेट दिलाएंगी। वैसे तब दोस्तों योयो उस हेलमेट को लेकर कहता है ये छोटा डैमेज है बेटा, मैं कल इसको ठीक करके ले आऊंगा, तुम्हें नया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगले दिन जब शान रेस्टोरेंट की ओर आ रहा होता है तो सामने एक औरत अपनी बेटी को व्हील चेयर पर बैठा कर ला रही होती है। ये भी इस रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर है। तो छुटकी पूछती है अंकल आप आजकल स्वीट लोटस डिश क्यों नहीं बनाते हो? वो मेरा फेवरेट है, पता है आपको? शान कहता है सॉरी बेटा, आजकल लोटस रूट फ्रेश नहीं मिल रहा ना, इसीलिए मैंने उसको बनाना बंद कर दिया है। वो कहती है मेरे लिए एक बार बनाइए ना। तो शान भी कहता है कि ठीक है बेटा, आज तुम्हारे लिए मैं फ्रेश लोटस रूट लाकर तुम्हारा फेवरेट स्वीट लोटस डिश जरूर बनाऊंगा, ओके? फिर शान मार्केट जाकर लोटस रूट खरीदता है दोस्तों और फिर किचन में आकर उसे अच्छे से कट करने लग जाता है। तभी योयो आकर युआन का डैमेज हेलमेट दे जाता है और कहता है कि अगर युआन आए तो उसको ये दे देना, मैंने इसको ठीक कर दिया है। फिर चुटकी और उसकी माँ आती है जिसका नाम है निया। शान स्वीट लोटस बना कर देता है जो दिखने में कैंडी जैसा लगता है। उसे चखकर तो चुटकी कहती है सुपर बना है अंकल, मेरे पापा के बाद अगर कोई इस डिश को इतना टेस्टी बना पाया है तो वो आप हो। शान कहता है अच्छा, क्या तुम्हारे पापा भी कुकिंग करते थे? हाँ, पर क्या करूं, अब वो हमें छोड़कर चले गए हैं। असल में दोस्तों चुटकी के पापा चल बसे हैं, उसकी माँ निया एक नर्स है और वो चुटकी का पूरा ख्याल रखती है। तो जब युआन आता है तो शान कहता है कि ये लो तुम्हारा हेलमेट, वो योयो देकर गए थे। अब वो भी उसको पहनकर देखता है तो चुटकी पूछती है ये किस टाइप का हेलमेट है? वो कहता है बॉक्सिंग हेलमेट है ये, लेकिन आपके मुंह पे ये जगह जगह सूजन क्यों है? लगता है अच्छी मार पड़ी आपको। इस तरह दोस्तों चुटकी युआन का जरा मजाक भी उड़ाती है। अब बच्ची को देखकर युआन को हंसी आ जाती है और वो उसके साथ खेलने में लग जाता है। फिर वो चुटकी को उसके व्हील चेयर पर बैठाता है और माँ बेटी वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद वो शान से पूछता है कि ये चुटकी को वैसे हुआ क्या है, वो चल क्यों नहीं सकती? शान उसे बताता है कि क्या है ना, किसी बीमारी की वजह से वो चुटकी चल नहीं पाती और उसकी माँ एक नर्स है जो काम भी करती है और अपनी बेटी की देखभाल भी। ये कोई कम बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों युआन को चुटकी के लिए सहानुभूति होती है, क्योंकि उसके खुद के पापा जिंदा नहीं है।
भी इसीलिए। इतना ही नहीं, वो निया को पसंद भी करने लगा है। तो इसी बीच उसको पता चलता है कि उसकी माँ लिजा हॉस्पिटल में। वो तुरंत वहां जाता है तो पता चलता है कि लिजा मार्केट में फिसल कर गिर गई थी। युआन उस पर चिल्लाता है कि माँ दिन में भी शराब पीने लगी हो क्या? अब जरूर तुम नशे में लड़खड़ा कर कहीं पर गिर गई होगी। पर दोस्तों बताऊं आपको, सच तो यह है कि अपने बेटे के लिए नया हेलमेट खरीदने के लिए ही वो दोगुना काम कर रही थी। उसी दौरान वो फिसल कर गिर गई थी। अब क्या करें बताओ। पर जब ये सच युआन को पता चलता है ना, तो वो शर्मिंदा होता है और खुशी के मारे रोता भी है कि उसकी माँ उसके लिए कितना कुछ कर रही है। इसी बीच युआन की आवाज को सुनकर वहां की एक नर्स भागी चली आती है और ये कोई और नहीं, चुटकी की माँ निया है, जिसको देखकर युआन एक फ्लर्टिंग स्माइल करता है। वो भी स्माइल करती है दोस्तों, और लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और लिसा तो दोस्तों मन ही मन दोनों का रिश्ता तय कर लेती है। कुछ दिन के बाद वो निया के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है और शान से मदद मांगती है कि देखो निया और युआन की जोड़ी कैसी रहेगी। शान तो समझ नहीं पाता कि क्या कहूं और क्या करना चाहिए मुझे इस पर। अब लिसा कहती है मैं तुम्हें 2 लेटर्स दूंगी, एक तो तुम निया को दो और दूसरा युआन को दे देना। शान भी आराम से लेटर्स ले लेता है। फिर वो रेस्टोरेंट में चुटकी के लिए स्वीट लोटस बनाकर देता है। अब वो जब उसको पढ़ती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि लिजा ने इस लेटर को ऐसे लिखा है जैसे कि खुद युआन ने इसको लिखा हो। तभी वहां पर युआन भी आ जाता है और उसे देखते निया की समझ में नहीं आता कि अब कहूं क्या मैं। वो भी निया को देखकर बड़ा कंफ्यूज लगता है। अब जैसी चुटकी स्वीट लोटस खा लेती है ना, तो युआन उसे उठाकर व्हीलचेयर पर बिठाता है और तब भी दोस्तों इनकी नजरें मिलती हैं दोबारा और लगता है प्यार की चिंगारी चल रही है इनके बीच। उनके जाने के बाद भी ना युआन तो जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला गया था। वो दरवाजे कोई देख रहा था। फिर शान उसे बुलाकर वो लेटर देता है जो उसकी माँ ने उसको देने को कहा था और कहता है कि ये लेटर निया ने तुम्हारे लिए दिया है। झूठ बोला इसने। तो उसके अंदर किसी कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स होते हैं और एक लेटर भी होता है जो लिजा ने लिखा था, लेकिन ऐसा लिखा है कि ये लगे वो निया ने लिखा है। बस दोस्तों फिर क्या था, प्यार की रेल पटरी पर चल पड़ती है और दोनों उस कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं। पर युआन ठहरा बॉक्सर, वो कॉन्सर्ट में खराटे भरने लग जाता है। कॉन्सर्ट के बाद निया पूछती है तुमने खुद कॉन्सर्ट के टिकट्स बुक किए और मुझे भी बुलाया, मैंने सोचा तुम्हें कॉन्सर्ट पसंद होगा पर तुम तो सो गई, ये क्या है? युआन एकदम शॉक होकर पूछता है क्या मैंने आपको बुलाया? आपने खुद मेरे लिए एक लेटर और कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स दिए थे और मुझे इनवाइट भी किया था। इस पर निया कहती है तुमने खुद व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया था कि तुम्हें कॉन्सर्ट्स बहुत पसंद है। और दोस्तों ये बातें सुनकर युआन को चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि उसने कभी निया को कोई मैसेज किया ही नहीं। और जब निया फोन पर व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाती है तब जाकर युआन रियलाइज करता है कि ओ बेटे ये जरूर मेरी माँ का क्या कराया है। उसे बड़ा गुस्सा आता है अपनी माँ पर और वो सीधे शान से सवाल करने जाता है। तो वो कहता है कि देखो भाई देखो, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी माँ ने मुझे करने को कहा और एक अच्छे दोस्त के नाते मैंने कर दिया बस, और कुछ नहीं। अब तुम जानो या तुम्हारी माँ जाने। युआन कहता है नहीं, काम तो माँ ने बहुत अच्छा किया क्योंकि मुझे निया पसंद जो है, लेकिन उनकी हिम्मत तो देखो, मेरी परमिशन के बिना मेरा फोन उठाकर मेरे व्हाट्सएप से उसको ऐसा मैसेज किया जैसे मैंने खुद किया हो। यार ये अच्छा थोड़ी है वैसे, लेकिन अच्छा लगा मुझे। शान कहता है कि देखो तुम्हारी माँ लिजा जो करेगी ना तुम्हारी भलाई के लिए करेगी। सोचो अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो तुम तो बस निया को देखकर ही करके रह जाते, उससे बात करने तक की हिम्मत नहीं थी तुम्हारे अंदर। पर अब देखो तुम्हारी माँ की कोशिश से तुम दोनों डेट पर भी चले गए और शायद निया तुम्हें पसंद भी करती होगी, आई मीन करती है। युआन कहता है कि यार पर मुझे नहीं लगता वो मुझे पसंद करेगी क्योंकि मैंने उसे सच बता दिया कि वो व्हाट्सएप मैसेज मैंने नहीं मेरी माँ ने किया था। गड़बड़ी हो गई यार। शान कहता है देखो इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है, अपने अगले मैच में कॉन्सेंट्रेट करो, उसको जीत जाओ और फिर निया को प्रपोज करना, देखना वो तुम्हें जरूर समझ जाएगी। और अब युआन उस मैच के लिए खूब मेहनत करता है और अच्छे से ट्रेन करता है अपने आप को। आखिर मैच का दिन भी आ जाता है। पहले 3 राउंड्स में तो वो खूब मार खाता है, उसकी अंधाधुंध पिटाई होती है दोस्तों और लगता है उसके मुंह पे पंचर हो चुका है। अब बचा है आखिरी राउंड, ये उसका लास्ट चांस है जीत हासिल करने का। उसे बचपन से लेकर आज तक की हर मुश्किल, हर अपमान, हर मार, हर दुख दर्द, पापा का गुजर जाना, गरीबी में भूखा रहना, उसकी और लिजा की खुदकुशी करने की कोशिश, ये सब याद आ जाती है। और दोस्तों ये सारी चीजें उसके अंदर बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह चल रहे होते हैं, जिससे उसमें नया जोश आता है कि अब तक लाइफ में वो चाहे जितनी भी बार हारा हो लेकिन ये मैच उसको जरूर जीतना होगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है। और कुछ ना सही दोस्तों, ये मैच जीतने से कम उसे निया को प्रपोज करने का कॉन्फिडेंस तो जरूर आएगा। यही सोचकर वो पूरे जोश के साथ आखिरी राउंड में अपने अपोनेंट को 4 पंच करता है और आखिरी पंच में वो फ्लैट, और इस तरह युआन जीत जाता है मैच। बहुत ही टफ मैच था वैसे, लेकिन युआन इसको जीत गया। उसके सारे फ्रेंड्स उसे कंधों पे उठाकर सेलिब्रेट करने में लगे होते हैं क्योंकि अब युआन एक चैंपियन बन चुका है। फिर वो निया को प्रपोज करता है बड़े ही रोमांटिक स्टाइल में और वो मान जाती है दोस्तों, क्योंकि वो भी बेइंतहा प्यार करती है युआन से। तो इस तरह दोनों एक हो जाते हैं। ओके, अब एक रात मिडनाइट डिनर में एक लड़की आती है जो एक एड एजेंसी में काम करती है। सेम डेली की तरह किचन में कोई डिश बन रहा होता है, लेकिन महज उसकी खुशबू से वो जान लेती है कि उस डिश में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जा रहे हैं और कितनी मात्रा में वो भी। अब शान तो दंग रह जाता है कि बताओ यार कैसा टैलेंट है इस लड़की के पास। और जैसा कि दोस्तों शान के रेस्टोरेंट की खासियत है कि अगर एक बार जो मिडनाइट डिनर में खा लेता है ना, वो बार बार यहाँ पर खाने को जरूर आता है। और ये लड़की भी अब इस रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर बन जाती है। इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, मैरी। तो अब देखो कौन कौन हो गए वो 3 फ्रेंड्स, योयो और बाकी सभी मैरी के साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाते हैं। लेकिन पॉल एकदम चुप बैठा होता है। पॉल दोस्तों वही पुलिस वाला। इसके पीछे की स्टोरी हम आगे आपको जाकर सुनाएंगे। वैसे मैरी की बात कहें तो बहुत ही इनोसेंट लड़की है और इसे काफी हीन भावना है, यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसे लगता है कि वो ओवरवेट है एंड फिलहाल वो अपना वेट घटाने की पूरी कोशिश कर रही है। असल में जब मैरी कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो कॉलेज के बास्केटबॉल चैंपियन पर उसे क्रश था। तो वो बताती है कि उसके इर्द गिर्द हमेशा खूबसूरत लड़कियां होती थी। मुझे लगा कि ऐसे में वो मुझे कभी देखेगा भी नहीं, पर वो सीधे मेरे प्यार में आ गया और अपने बास्केटबॉल पर मेरा साइन मांगने लग गया। उसने कहा
कि सिर्फ मुझे तुम पसंद हो। अब मैं तो बड़ी नर्वस हो गई कि ये मुझसे ऑटोग्राफ क्यों मांग रहा है, मेरे में कुछ खास तो है नहीं। तो टेंशन में तो मैं उसके वॉल पर कुछ स्क्रिबल करके भाग गई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई और मैंने उस लड़के को कभी देखा तक नहीं। कई साल बीत गए थे, फिर मुझे एक एड कंपनी में जॉब मिली। वहां पर 1 साल काम करने के बाद मुझे पता चला कि उस कंपनी का सीईओ मेरा वही क्रश है। और मुझे यकीन हो गया था कि अगर मैं उसे प्रपोज अप करूंगी तो वो जरूर मान जाएगा, क्योंकि कॉलेज के टाइम में तो वो मुझे पसंद करता ही था। पर उसके सामने जाने से पहले मैं जरा अपना वेट थोड़ा कम करना चाहती हूँ, इसलिए काफी वर्कआउट भी कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, क्योंकि जब उसने कॉलेज में मुझे प्रपोज किया था तब पता नहीं उसकी मेंटालिटी क्या थी, और अब उसके भरोसे मैं उसे अब प्रपोज करूंगी तो शायद गलत हो सकता है। क्या पता वो किसी और को पसंद करता हो। वो ठहरा है कंपनी का सीईओ और मैं ठहरी एक मामूली सी स्टाफ। एंड दोस्तों तब वो 3 फ्रेंड्स उसे काफी मोटिवेट करते हैं कि अरे तुझसे फिक्र ना करो जी, हम है ना, हम भी तुम्हारे साथ जिम ज्वाइन करेंगे और सब मिलकर वर्कआउट करेंगे, देखना तुम, इससे तुम्हारी हिम्मत भी बनेगी और कुछ दिनों में तुम काफी स्लिम भी हो जाओगी। इस तरह सभी मिलकर 1 महीना वर्कआउट करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। मैरी तो वैसी की वैसी रहती है दोस्तों, लेकिन फिर भी उसमें नई हिम्मत आ गई थी और वो अपने क्रश से प्रपोज करने चली जाती है। वो कंपनी का सीईओ होने के बावजूद बड़ी सादगी से पेश आता है और मैरी के साथ बड़ी इज्जत से बात करता है। वो कहता है कि कॉलेज के दिनों में सब कहते थे कि मेरे आगे पीछे कई खूबसूरत लड़कियां घूमती थी, पर पता है मुझे सिर्फ तुम पसंद थी, क्योंकि तुम बहुत ही इनोसेंट थी और शायद अभी भी उतनी ही इनोसेंट हो। इसलिए उस दिन मैंने अपने बास्केटबॉल पर तुम्हारा साइन मांगा था। एक बात बताऊं, इतने साल बाद भी तुम्हारा साइन किया हुआ वो बास्केटबॉल मेरे पास ही है। कहकर वो मैरी को एक फोटो दिखाता है और दोस्तों यहाँ पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और ये लड़की उसकी वाइफ है। ये जानकर मैरी मायूस हो जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इतने साल के बाद भी वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन नहीं, उसने शादी कर ली। पर अब सच जानकर मैरी उसे अपने दिल की बात नहीं बताती, बहुत ही नॉर्मली बात करने लग जाती है। वो कहता है कि हमारी क्लास की सारी लड़कियां मुझे देखती थी, लेकिन मुझे सिर्फ तुम पसंद थी और मैं हमेशा तुम ही को देखता था, पता है। ये सुनकर मैरी खुशी से फूल ही नहीं समाती, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि वो ओवरवेट है और उसे कोई पसंद नहीं करता। तो ऐसे में जब कोई ऐसा कुछ कहे तो जी तो खुश हो जाएगा। सोचिए मैरी को कितनी खुशी हुई होगी। अब उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं जैसे भी हूँ वही मेरी असली खूबसूरती है। मैं बेकार में स्लिम होने की कोशिश कर रही थी यार। अगर कोई मुझसे सच्चा प्यार करता है तो वो मुझे वैसे ही अपनाएगा जैसे कि मैं हूँ। तो वो रेस्टोरेंट में आकर सभी को ये बात बताती है, तो वो पूछते हैं क्या तुम्हें सच में अफसोस नहीं है कि उसकी शादी हो गई। मैरी कहती नहीं, मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। कई लोग मेरे ओवरवेट की वजह से मुझे बॉडी शेमिंग करते थे, लेकिन क्लास का सबसे हैंडसम लड़का वो अपने मुंह से कह रहा है कि उसे सिर्फ मैं और मैं पसंद थी। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है बताओ। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ दिन के बाद पॉल शान से कहता है कि तुम जो बचा कुचा खाना सड़क के डॉग को देते हो ना, वो चाइना के हेल्थ रेगुलेशंस के खिलाफ है, इसके लिए तुम्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। पर शान कहता है कि किसने कहा वो सड़क का डॉग है, मैं तो उसे पाल रहा हूँ। और इस पर पॉल गुस्से में चला जाता है। असल में पॉल शान का छोटा भाई है, मतलब सगा भाई नहीं है, बल्कि शान के पेरेंट्स ने पॉल को बचपन में गोद लिया था। कई साल पहले शान और पॉल मिलिट्री में थे। उनकी मां अपने हाथों से इन दोनों के लिए एक तरह का बन बना कर देती थी और शान से कहती थी कि तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है बेटा। और जब भी कोई युद्ध होता था ना, तो शान अपने से ज्यादा अपने छोटे भाई पॉल का ख्याल रखता था। एक दिन लड़ाई के दौरान पॉल ने गलती से शान पर एक हथियार से हमला कर दिया था। उसी का निशान आज तक शान के चेहरे पे बना हुआ है दोस्तों। उस युद्ध में कई सोल्जर्स मारे गए थे, जिसके बाद दोनों भाइयों ने मिलिट्री छोड़ दी और अपना गाँव छोड़कर इस शहर में आ गए। पॉल ने फिर पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया और शान ने रेस्टोरेंट चालू कर लिया, क्योंकि उसने अपनी मां से कुकिंग की कला सीखी हुई थी। ये सारी बातें वैसे शान के वॉइस ओवर में हमें सुनाई जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जाड़े का मौसम शुरू हो जाता है। शान अपने रेस्टोरेंट के पास होता है और तब एक लड़की की आवाज उससे आती है कि अंकल आज रेस्टोरेंट खुला है क्या, कोई डिश मिलेगा क्या। शान चिल्लाता है कि हाँ जरूर मिलेगा, तुम आ जाओ। वो बेचारी लड़की ठंड के मारे कांपती भी आती है। शान कहता है कि इस खराब मौसम में तुम इतने आराम से चली आ रही हो, लो ये गर्मा गर्म सूप पी लो। कहकर वो उसको बढ़िया सा सूप बना कर देता है और पूछता है कि अब बताओ तुम क्या खाओगी। वो कहती है कि मुझे वॉन्टन खाना है, ये दोस्तों चाइनीज डिश है। शान कहता है कि हाँ जरूर मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। कहकर वो उसका फेवरेट डिश बनाने में लगा होता है। पहले तो वो आटा गूंद लेता है, फिर साग को उबाल कर उसे अच्छे से कट करता है, फिर मांस के साथ उसे ये मिक्स करता है, फिर मस्त आटे की रोटी बनाता है और उसके अंदर साग और मांस का मिक्सचर स्टफ करके उसे बढ़िया तरीके से पकाता है। तो अब बनकर तैयार हो चुका है उस लड़की का फेवरेट वॉन्टन डिश। उस लड़की के साथ शान भी बैठकर उसे खाने लग जाता है। असल में रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी दोस्तों इस लड़की की भूख मिटाने के लिए शान ने उसको ये डिश बनाकर दिया था और उसके साथ बैठकर उसने सुबह का नाश्ता भी कर लिया था। वो अपने किसी कस्टमर्स को निराश नहीं करना चाहता, ये उसकी खासियत है। तो वो लड़की कहती है अंकल इस डिश में ना बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का जादू है। अच्छा फिर तो तुम्हारी माँ शंघाई में रही होगी, क्योंकि ये डिश वहीं पर बनता है। तो तब वो लड़की बताती है कि हाँ मेरे पेरेंट्स शंघाई में रहते थे, लेकिन कुछ साल बाद वो कनाडा चले गए। फिलहाल दोनों जिंदा नहीं है, पर मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। फिलहाल तो मेरे पास इस डिश के लिए भी देने को पैसे नहीं है, बहुत दूर से चली आ रही हूँ, बड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे शान कहता है इसमें माफी मांगने की तो बात ही नहीं है, असल में रेस्टोरेंट कब का बंद हो चुका था, मैं तो अपने नाश्ते के लिए डिश बना रहा था और उसमें से थोड़ा तुम्हारे साथ शेयर कर लिया, इसमें मेरा क्या चाहता है। वो भी कहती है थैंक यू अंकल, तो क्या आइंदा से मैं रेस्टोरेंट बंद होने के बाद आपके साथ नाश्ता करने आ सकती हूँ। हो शान को उसकी मासूमियत बहा जाती है। वो कहता है हाँ जब भी खाने का तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। आखिर में दोस्तों वो उस लड़की को चाय भी बना कर देता है। शान दिखने में भले ही सख्त लगता है, लेकिन दिल से वो एक छोटा बच्चा है, मतलब बहुत नरम दिल, किसी का भी दर्द उससे सहा नहीं जाता। कुछ दिन के बाद वो लड़की वापस से शान के रेस्टोरेंट में आती है और बताती है अंकल मुझे ना एक पार्ट टाइम जॉब मिली है और आज मुझे तनख्वाह भी मिली है, इसलिए आज देखो मैं जमकर खाने आई हूँ, पर पार्ट टाइम जॉब के साथ मैं अपना
सिंगिंग भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। शान कहता है मैंने तुमसे पैसे कब मांगे, तुम ये बताओ, तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, तुम जब चाहो यहाँ पर आकर खा सकती हो। ठीक है अंकल, मुझे वही वॉन्टन डिश चाहिए। तो शान भी वो डिश बनाने के लिए किचन में चला जाता है और इसी बीच वो अपना गिटार उठाकर उसको बजाने लगती है और एक गाना गाती है। तब वहाँ पर बैठे एक आदमी को दिखाते हैं जो नशे में धुत है। दोस्तों असल में ये एक फेमस म्यूजिक कंपोजर है, लेकिन किसी वजह से उसे शराब की लत लग गई है। अब उस लड़की की आवाज जैसे उसके कानों में पड़ती है तो वो कैलेंडर का पन्ना फाड़कर उसमें उसके म्यूजिक नोट्स लिखने लग जाता है। फिर क्या था, उसी के जरिए इस लड़की को सिंगिंग का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। उसके म्यूजिक कंपोजिशन को वो लड़की बखूबी गाती है और जल्द ही फेमस भी हो जाती है। दोस्तों यही नहीं, कहानी में ट्विस्ट तो नहीं लेकिन अलग मोड़। इस दौरान उनके बीच प्यार भी हो जाता है, सब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन तब पता चलता है कि उस लड़की को ब्रेन ट्यूमर है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। बेचारी ने सोचा भी नहीं था कि सिंगर बनने का सपना रातों रात इस तरह पूरा होगा और इतनी जल्दी उसकी खुशी खत्म भी हो जाएगी। लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक वो रोज शान के रेस्टोरेंट में आकर अपना फेवरेट वॉन्टन डिश खाती है। वो शान को बताती है कि जब मैं इस शहर में आई तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ सर्वाइव भी कर पाऊंगी या नहीं, पर आपके रेस्टोरेंट में आकर मुझे न सिर्फ खाना मिला बल्कि हिम्मत भी मिली और सिंगर बनने का इतना अच्छा मौका भी मिला। आपके हाथ का वो वॉन्टन डिश खाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर एक बार अपनी माँ की गोद में हूँ। ये कहते कहते वो रोने भी लगती है और इस पर शान भी दोस्तों इमोशनल हो जाता है कि बताओ यार, इस छोटी सी उम्र में इस लड़की को ऐसी जानलेवा बीमारी हो गई। अपने आखिरी दिनों में वो लड़की रोज अपने प्रेमी के साथ यानी उस म्यूजिक कंपोजर के साथ शान के रेस्टोरेंट में आती है और उसके हाथ का बना वो वॉन्टन डिश खाती है। और यार आखिर में वो लड़की ना एक दिन दम तोड़ देती है अपना। उसके जाने के बाद वो म्यूजिक कंपोजर उसकी याद में म्यूजिक कंपोज करने लगता है। अब वो शराब भी छोड़ चुका था। वो अक्सर मिडनाइट डिनर में आकर अपनी प्रेमिका का वो फेवरेट वॉन्टन डिश खाकर जाता है। ये सारी बातें शान बहुत इमोशनल होकर हमें बताता है। अब एक दिन शान उस डॉग को ढूंढता है जिसे वो रोज खाना दिया करता था, लेकिन वो डॉग कहीं मिलता नहीं। शान परेशान हो जाता है कि कहीं म्युनिसिपालिटी वालों ने बेचारे को पकड़कर कहीं रख तो नहीं दिया। कुछ महीने के बाद मिडनाइट डिनर में एक लड़की आती है और लगता है दोस्तों ये इस रेस्टोरेंट को बखूबी जानती है। वो एक ऑमलेट मांगती है। शान भी उसे बनाकर देता है और पूछता है कि ऑमलेट कैसा बना है। वो कहती है कि पहले जरा कड़वा लगा और फिर मीठा लगने लगा। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इस लड़की का नाम है सुशीला और उसके बॉयफ्रेंड का नाम है चैन। दोनों बचपन से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और गांव में रहा करते थे, लेकिन अब पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी कर रहे हैं। चैन एक टैक्सी ड्राइवर है और रात भर गाड़ी चलाकर उसे जो पैसे मिलते हैं उसका एक हिस्सा वो अपने घर भेज देता है और बाकी से खुद का खर्चा चलाता है। और सुशीला एक मॉडलिंग चांस ट्राई कर रही है, पर जब तक वो चांस नहीं मिलता वो एक बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही है। सुशीला वैसे होटल में रहती है जबकि चैन भाड़े के घर को लेकर रह रहा है। क्योंकि चैन रात भर गाड़ी चलाता है ना, तो वो रोज शान के रेस्टोरेंट में खाना खाता है। एक दिन वो सुशीला को लेकर आता है। उसका फेवरेट डिश है ऑमलेट। शान का बनाया हुआ ऑमलेट खाकर वो कहती है मेरी नानी बिल्कुल ऐसा ही ऑमलेट बनाती थी। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शान के मिडनाइट डिनर में जो भी कस्टमर आते हैं उन्हें यहाँ का हर डिश अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य की याद जरूर दिलाता है। यही खासियत है इसकी, यही तो है शान के डिशेस की स्पेशलिटी। शायद इसी वजह से इस रेस्टोरेंट के कई रेगुलर कस्टमर्स हैं। चैन कहता है कि पहले तो मुझे एहसास नहीं था कि लोग इस रेस्टोरेंट की तारीफ क्यों करते हैं, लेकिन एक बार मैंने यहाँ के डिशेस टेस्ट किए तब मुझे पता चला कि लोग एक्चुअली में जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। सुशीला एक बहुत ही बड़ी मॉडल बनना चाहती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और वो रिसेप्शन की नौकरी के साथ साथ इंग्लिश भी सीख रही है। वीकेंड में सुशीला और चैन आउटिंग के लिए निकल जाते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में वहाँ मौज मस्ती करते हुए डिस्कस करते हैं। दरअसल यहाँ ना चैन को थोड़ी एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो सुशीला का मॉडल बनना पसंद नहीं करता। वो तो कहता है कि तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो ना, फिर हम शादी कर लेंगे आराम से। लेकिन सुशीला का सपना है कि वो मॉडल जरूर बनेगी। एक दिन दोस्तों चैन की गाड़ी में एक पैसेंजर आता है जो दिखने में बड़ा बिजनेसमैन लगता है, लेकिन आईने से वो सुशीला को घूर भी रहा होता है। अब चैन को उसकी नजर गलत लगती है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। सुशीला तो आराम से बैठकर मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ रही होती है। ये देखकर वो पैसेंजर सुशीला को अपना कार्ड देता है और कहता है कि मेरे ऑफिस में मॉडल्स की ऑडिशन चल रही है, तुम चाहो तो आ सकती हो। लेकिन चैन को उसकी हर बात गलत लगती है और वो जल्दी से उस पैसेंजर के ड्रॉप पॉइंट पर पहुंचा देता है उसे। उसके उतरने के तुरंत बाद ही वो बड़ी तेजी से गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। सुशीला उसको डांटती है कि तुम्हें हो क्या गया है, वो आदमी मुझे मॉडलिंग का मौका देने वाला था। चैन कहता है देखो मुझे वो आदमी एकदम गलत लगा, उसको देखकर लगता नहीं कि वो ऑडिशन करवा रहा है, एकदम फ्रॉड लगता है वो। कहकर वो उस पैसेंजर का दिया हुआ कार्ड मांगता है, लेकिन सुशीला देती नहीं। चैन कहता है पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लो सुशीला, इस शहर में फेमस बनना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। और इस पर सुशीला गुस्सा हो जाती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मुझ में काबिलियत नहीं है, क्या मैं मॉडल नहीं बन सकती। इसी बहस में उन दोनों के बीच दूरियां आ जाती है। अगले ही दिन सुशीला उस आदमी के दिए हुए कार्ड का एड्रेस देखकर वहां ऑडिशन के लिए पहुंच जाती है। वहां पर एक लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है जहां लड़कियों को ग्लैमरस ड्रेस में बिठाकर बातें की जाती है। यही है इनका ऑडिशन। हर मॉडल को अपने बारे में कुछ बताना है और उसके आधार पर एक जूरी फैसला करेगी कि किन लड़कियों को सिलेक्ट किया जाएगा। सुशीला भी अपने बारे में कुछ बता रही होती है। ये देखकर चैन को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि सुशीला को उसे बताकर जाना चाहिए था कि वो कहां जा रही है। और तो और दोस्तों उससे सुशीला का इस तरह ग्लैमरस ड्रेस में होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जब ऑडिशन खत्म हो जाता है सुशीला मिडनाइट डिनर आती है। चैन भी उसके साथ होता है। वैसे इनके बीच फिर बहस हो जाती है। चैन कहता है कि तुम्हारे ड्रेस देखकर कितने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं पता है तुम्हें, लेकिन तुम पर बस मॉडल बनने का भूत सवार हो गया है। उसके ताने सुनकर सुशीला चुप कैसे रहती यार। वो भी चिल्लाती है कि अगर मुझे घर में बंद पड़े रहना होता ना तो मैं गांव में रह जाती। मैं शहर इसीलिए आई हूं ताकि मैं अपना मॉडल बनने का सपना पूरा कर पाऊं और उससे मैं पूरा करके रहूंगी देखना तुम। तो प्लीज तुम मेरे मामले में दखल मत दो और बस अपना काम पे फोकस करो। इनका झगड़ा देखकर बाकी कस्टमर्स परेशान हो जाते हैं कि अचानक इन लव बर्ड्स के बीच ये कैसा झगड़ा हो गया। एक पॉइंट पर सुशीला को इतना गुस्सा आता है कि वो उठकर चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं दोस्तों इसके बाद और इतने दिनों में चैन ने सुशीला को नहीं देखा होता। उसके लिए जैसे वक्त रुक गया था और वो मिडनाइट डिनर में बैठकर बहुत शराब पी रहा होता है। तो यो उसको समझाता है कि अगर दुख भुलाने के लिए हर कोई शराब पीने लग गया तो ये दुनिया शराबी हो जाएगी। शराब किसी मसले का हल नहीं होता। थोड़ा शांत हो जाओ, फिर सुशीला से बात करो। उसका जो भी सपना है उसकी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी होगी। यही तो है प्यार। अगर उसे तुम्हारे हिसाब से चलना हो तो उसकी अपनी पहचान का क्या है, उसे समझो, तब जाकर तुम दोनों की लाइफ अच्छी रहेगी। दूसरी ओर दोस्तों वो आदमी जिसने सुशीला को मॉडलिंग का चांस दिया
दिया था। वो उसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, जिस दौरान उसे फौरन जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कहता है तुम्हें ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, तब जाकर तुम एक टॉप मॉडल बन पाओगी। अब सुशीला सोच में पड़ जाती है कि इस पर साइन करूं या ना करूं। तो चैन सुशीला से मिलने के लिए एक रिंग लेकर आता है और बताता है कि मैंने तुम्हें नहीं समझा, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच में कभी नहीं आऊंगा। देखो मैं भी बहुत मेहनत करके खुद को तुम्हारे काबिल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। कहकर वो सुशीला को वो रिंग देता है और पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और ये क्या यार, सुशीला ना हाँ करती है और ना करती है। वो एकदम से टूटकर रोने लगती है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। ये मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए 2 साल के लिए फौरन जाना होगा। तो शादी की बात फिलहाल मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे एक बहुत बड़ी मॉडल बनना है और उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसीलिए जल्दबाजी में शादी की बात करना ठीक नहीं होगा। 2 साल के बाद फिर हम मिलेंगे और तब अगर तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मेरे लिए तुम्हारे दिल में वही पुराना वाला प्यार रहा तो जरूर शादी करेंगे। ये कहकर वो दिल पर पत्थर रखकर वहां से चली जाती है। चैन टूट जाता है, लेकिन वो सुशीला को रोक कर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार जरूर करूंगा। तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस आ जाना। मुझे यकीन है कि तुम्हारा प्यार तब तक भी जिंदा रहेगा। यहाँ फ्लैशबैक होता है खत्म और 2 साल के बाद दिखाते हैं कि सुशीला वापस आ गई है। असल में उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और एक फोटो शूट भी हुआ है। लेकिन फोटो शूट के दौरान सुशीला को काफी डांट पड़ी थी क्योंकि वो ठीक से पोज नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वो उदास है और मिडनाइट डिनर में आकर शान का बनाया हुआ ऑमलेट खा रही है। तो शान पूछता है कि ऑमलेट कैसा है? वो कहती है शुरू में थोड़ा कड़वा था लेकिन फिर मीठा लग रहा है। शान कहता है कि सेम यही तो लाइफ है। जब हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में मुश्किलें आती हैं, सब कुछ कड़वा लगता है, पर हमें गिव अप नहीं करना बल्कि लगातार कोशिश करनी है। तभी जाकर सपना पूरा होता है और लाइफ बिल्कुल मीठी हो जाती है। तुम अपनी कोशिश और अपना कॉन्फिडेंस कभी मत छोड़ना, आखिर तक डटे रहना। उसकी बातें सुनकर सुशीला को थोड़ी हिम्मत आती है, लेकिन दोस्तों अब भी उसके अंदर उदासी छाई है। वो बाहर निकलकर चलने लग जाती है तो एक टैक्सी उसके पीछे आकर खड़ी होती है। ओ ये कोई और नहीं चैन है, जिसे देखकर सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इन 2 सालों में उसे डर था कि मॉडलिंग का सपना एक तरफ पूरा नहीं हो रहा, कहीं उसका प्यार भी खो ना जाए। लेकिन अब उसे एहसास हो जाता है कि चाहे वो लाइफ में कुछ भी खो दे, लेकिन चैन उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वो अपना प्यार कभी नहीं खोएगी। मतलब इस तरह दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ से उस बेचारे डॉग को दिखाते हैं जिसे शान रोज खाना देता था। वो आज बहुत दिनों के बाद मिडनाइट डिनर के पास आया है और शान उसको खाना दे रहा होता है। तभी पॉल वहाँ पर 3 पिलों को लेकर आता है। वो बताता है कि इस डॉग को म्युनिसिपालिटी वाले पकड़ कर ले जाने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले मैं इसे अपने घर पर लेकर गया और वहीं से पालने लगा। फिर पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, ये इसी के पिल्ले हैं। उस दिन पॉल गुस्से में मिडनाइट डिनर छोड़कर चला गया था, लेकिन अब उसका ये सरप्राइज शान को बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ से सीधे सुशीला को दिखाते हैं। उसने जो फोटो शूट किया था उसकी फोटोज दोस्तों हर तरफ छपे होते हैं, हर मैगजीन्स पर उसकी फोटोज होती है। सुशीला चौंक जाती है क्योंकि उसे तो ये लगा था कि इस फोटो शूट में कभी वो सिलेक्ट होगी नहीं, और तब रिवील होता है कि असल में सुशीला की फोटोज क्लिक की थी मैरी ने। वो सुशीला को जानती तक नहीं थी और ना ही सुशीला मैरी को जानती थी। लेकिन वही वाली बात है, शान के मिडनाइट डिनर में आने वाले वो 3 फ्रेंड्स वो बखूबी जानते थे, क्योंकि उन्होंने ही मैरी से रिक्वेस्ट किया था कि तुम्हारी एड कंपनी में सुशीला नाम की एक मॉडल का फोटो शूट हुआ था, तो तुम प्लीज अपना रिकमेंडेशन यूज करके उसके फोटोज को मैगजीन में छपवा दो। सुशीला के लिए दोस्तों का प्यार देखकर मैरी ने डिसाइड किया था कि वो सुशीला को एक फेमस मॉडल बनाने में जरूर मदद करेगी। वह दूसरी ओर युआन को दिखाते हैं जो एक और बॉक्सिंग में बिजी है, तो दूसरी ओर माँ की मदद भी करता है। बेटा काम कर रहा है तो माँ का आराम करना तो बनता ही है ना। इसलिए लिसा आराम से बैठकर गाने सुन रही होती है। इस तरह मिडनाइट डिनर में आने वाले उन 3 फ्रेंड्स ने, जिनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, उन्होंने महज इस रेस्टोरेंट के कस्टमर्स होने के नाते यहाँ आने वाले दूसरे कस्टमर्स की बहुत ही अच्छी तरह मदद की। और यो उसके बारे में भी कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन हाँ उसके बारे में एक खास इन्फॉर्मेशन पता चली है कि उसके और युआन की माँ लिसा के बीच एक लव स्टोरी पनप रही है। दोनों एक दूसरे को देखने के लिए ही शान के मिडनाइट डिनर में आते भी थे। दोनों एकदम छुपे रुस्तम निकले। वैसे योयो का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो सिंगल है और एकदम रेडी टू मिंगल है, इसलिए वो लिसा के साथ मस्त मिंगल हो गया था। आखिर में सभी मिलकर मिडनाइट डिनर में बैठकर अपना लेट नाइट डिनर एंजॉय करने लगे होते हैं। और तब शान के वॉइस ओवर में बताया जाता है कि इस बड़े शहर के कोने में है मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट मिडनाइट डिनर। यहाँ आने वाले हर कस्टमर के पीछे एक स्टोरी है। अगर लाइफ को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो एक